अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एक न्यू वीडियो के साथ मैं आप सब दोस्तों को वेलकम करता हूं। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग CS 614 की असाइनमेंट 1 जो कि हमारे सेमेस्टर फॉल 2020 के लिए हमारे LMS में अपलोड हो चुकी है, उसका सोल्यूशन लेके मैं आप सब दोस्तों के लिए हाजिर हो गया हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। सो गाइस, अगर आप लोगों की वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना और इसके बाद मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और सब्सक्राइब करने के बाद आपको एक बेल आइकन शो होगा, उसको प्रेस करें। वहाँ से आप लोगों ने ऑल की ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। इससे ये फ़ायदा होगा कि मेरी नेक्स्ट आने वाली मैं जितनी भी वीडियोस अपलोड करूँगा, हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी और आप लोग सबसे पहले मेरी वीडियोज़ को एक्सेस कर सकेंगे। तो चले आएँ अपने क्वेश्चन फाइल की तरफ चलते हैं। सो गाइस, कुछ इंस्ट्रक्शन उन्होंने आपकी असाइनमेंट फाइल में दी हैं। मैं यहाँ पे आप लोगों को जो है वो रीड आउट कर देता हूँ। आप लोगों ने भी वो इंस्ट्रक्शन जो है वो असाइनमेंट को सॉल्व करने से पहले ज़रूर रीड आउट करनी है। तो इंस्ट्रक्शन में यही लिखा है कि अगर आप लोगों ने असाइनमेंट ड्यू डेट के बाद सबमिट करवाई तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगी, उसके आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो इसलिए आप लोगों ने अपनी असाइनमेंट ड्यू डेट से पहले सबमिट करवानी है। इसके अलावा अगर आप लोगों की फ़ाइल वहाँ पे जाके ओपन ना हुई तो इसके भी आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो चेक कर लेना है कि फ़ाइल करप्ट तो नहीं है जो आप लोगों ने अपलोड की है। इसके अलावा MS वर्ड के फॉर्मेट .doc में जो है वो आप लोगों ने अपनी MS वर्ड की फ़ाइल में अपना सोल्यूशन प्रिपेयर करके वही आप लोगों ने अपने LMS में जाके अपलोड करना है। इसके अलावा अगर आप लोगों ने किसी स्टूडेंट की कॉपी की या किसी वेबसाइट से जाके आप लोगों ने फ़ाइल डाउनलोड करके सबमिट करवाई तो उसके भी आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। इसके अलावा आप लोगों ने अपनी असाइनमेंट फ़ाइल में अपनी स्टूडेंट ID मेंशन ज़रूर कर देनी है। सो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, कंसीडर द फॉलोइंग पार्ट ऑफ एन ERD ऑफ अ प्रोडक्ट इन्वेंट्री सिस्टम। तो यहाँ पे उन्होंने हमें जो है वो एक ERD का पार्ट दिया है जो कि एक प्रोडक्ट इन्वेंट्री सिस्टम की ERD है। उसका एक छोटा सा पार्ट जो है वो उन्होंने यहाँ पे शो करवाया है इस पिक्चर में, जो कि आप लोग यहाँ पे स्क्रीन में सामने देख रहे हैं। अब क्वेश्चन हमारे पास ये है, विच डीनॉर्मलाइजेशन टेक्निक विल बी यूज फॉर द गिवन ERD पार्ट। यू आर रिक्वायर्ड टू मेंशन द नेम ऑफ द टेक्निक, अप्लाई दिस टेक्निक ऑन द गिवन ERD एंड प्रोवाइड द रिजल्टेंट डीनॉर्मलाइज्ड टेबल। सो बेसिकली जो उन्होंने हमें ERD का पार्ट दिया है जो कि एक प्रोडक्ट इन्वेंट्री सिस्टम की ERD है, उन्होंने यहाँ पे कहा है कि इसको डीनॉर्मलाइजेशन जो है वो डीनॉर्मलाइजेशन करने के लिए कौन सी टेक्निक जो है वो यूज़ करेंगे। और इसके अलावा उन्होंने कहा है कि उस टेक्निक का हम लोगों ने नाम बताना है। और दूसरी चीज़ जो उन्होंने रिक्वायर की है वो उन्होंने कहा है कि आप लोगों ने जो है वो जो गिवन ऊपर ERD है उसका हम लोगों ने डीनॉर्मलाइज टेबल जो है वो रिजल्टेंट डीनॉर्मलाइज टेबल हम लोगों ने वो भी देना है। तो ये बेसिकली जो है वो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। तो चले आए इस क्वेश्चन के सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले जो है मैं आप लोगों को डीनॉर्मलाइजेशन टेक्निक जो इस ERD के लिए यूज़ होगी उसका बता देता हूँ। Denormalized technique that will be used. So the pre-joining denormalized technique will be used on the above given ERD and also it's better in order to cope performance issue। तो performance issue को जो है वो मैनेज करने के लिए भी ये बेहतर है। और ऊपर जो हमें गिवन ERD दी गई है उसके लिए जो उसको डीनॉर्मलाइजेशन अगर हम लोगों ने करना है तो उसके लिए जो टेक्निक यूज़ होगी वो हम लोग प्री जॉइनिंग टेक्निक जो है वो यूज़ करेंगे। सो ये बेसिकली क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 1 का आंसर है। इसके बाद उन्होंने हमें कहा था कि आप लोगों ने जो है वो एक रिजल्टेंट डीनॉर्मलाइज टेबल जो है वो हम लोगों ने शो करवाना है। सो यहाँ पे आप लोग पिक्चर देख रहे हैं जो ERD की उन्होंने हमें दी है। बेसिकली इस पिक्चर में क्या हो रहा है कि कस्टमर जो है वो प्रोडक्ट परचेज़ कर रहा है। तो इसके लिए जो रिजल्टेंट डीनॉर्मलाइज टेबल होगा वो सबसे पहले हम लोग ये प्रोडक्ट की जो ID है वो हम लोग लिखेंगे। उसके बाद ये कस्टमर ID लिखेंगे। उसके बाद कस्टमर का नेम, प्रोडक्ट नेम और इसके बाद जो है वो सबसे लास्ट में हम लोगों ने अपने टेबल में प्राइस जो है वो ऐड कर देनी है। सो गाइस, यहाँ पे ये हमारा जो टेबल है डीनॉर्मलाइज टेबल वो हम लोगों ने शो करवा दिया है। ऐसे आप लोगों ने जो है वो अपने MS वर्ड में जाके अपना टेबल क्रिएट करना है। सो टेबल क्रिएट करने के बाद ये चीज़ें जो हैं वो आप लोगों ने स्टेप बाय स्टेप अपने ऊपर मेंशन कर देनी है। सो गाइज़, यहाँ पे हमारे पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर कंप्लीट हो जाता है। आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि बेसिकली आप लोगों ने इसको कैसे सॉल्व करना है। सो गाइज़, अब हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में जो है उन्होंने हमें 2 टेबल्स दिए हैं, एक मास्टर और एक डिटेल टेबल है। सो टेबल 1 जो है वो उसको उन लोगों ने मास्टर का है। इसमें हेडर साइज़ उन्होंने 30 बाइट्स दी है
और नंबर ऑफ़ रिकॉर्ड्स जो हैं वो 50,000 हैं। इसके बाद अगर हम लोग टेबल 2 को देखें तो ये डिटेल टेबल है हमारा। इसमें हेडर साइज़ जो है वो 50 बाइट्स है, जो कि मास्टर टेबल का हमारा 30 बाइट्स था, लेकिन हेडर जो है वो डिटेल टेबल का हेडर साइज़ जो है वो 50 बाइट्स है। इसके अलावा नंबर ऑफ़ रिकॉर्ड्स जो हैं वो हमारे पास 30 बिलियन बाइट्स हैं, आई थिंक इतनी होंगी। सपोज यू हैव अप्लाइड द प्री ज्वाइनिंग डी नॉर्मलाइजेशन टेक्निक, जो कि ऊपर हम लोगों ने जो है वो ऊपर की है, ऑन द गिवन टेबल्स यू आर नाउ रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द साइज ऑफ रिजल्टेंट टेबल इन गीगाबाइट्स GB. The reference column in these two tables is of 8 bytes. So basically जो है वो उन्होंने यहाँ पे 8 bytes जो है वो उसका कॉलम का जो रेफरेंस है उसकी की आईडी जो है वो आप लोग यही कह लें कि उसकी 8 बाइट है। इसके अलावा नीचे उन्होंने हिंट दिया है कि द नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स इन डी नॉर्मलाइज टेबल विल बी 30 बिलियन। सो बेसिकली ये जो है वो हमारे पास क्वेश्चन है। हम लोगों ने जो है वो यहाँ पे उन्होंने कहा है कि यू आर नाउ रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द साइज ऑफ रिजल्टेंट टेबल इन गीगाबाइट्स। तो हम लोगों ने जो है वो इसका साइज़ फाइंड करना है। हम लोगों ने वो किस फॉर्म में करेंगे, हम लोग गीगाबाइट्स जैसे हम लोग GB बोलते हैं। तो चलें इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। सो इसके लिए हम लोग एक फार्मूला यूज़ करेंगे, साइज़ ऑफ रिजल्टेंट टेबल, ये चीज़ हम लोगों ने फाइंड करनी है। सो इसके लिए फार्मूला हम लोग यूज़ करेंगे हेडर ऑफ डिटेल टेबल। तो अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे हमारे पास हेडर ऑफ डिटेल टेबल हमारे पास क्या है 50, तो वो हम लोगों ने 50 लिख लिया, प्लस हेडर ऑफ मास्टर टेबल। तो हेडर ऑफ मास्टर टेबल हमारे पास कितना है 30, वो हम लोगों ने लिख लिया, माइनस जो है वो हेडर ऑफ की आईडी। की आईडी जैसे कि मैंने पहले बताया था शुरू में कि हमारे पास उन्होंने 8 बाइट्स दी हैं, तो वो 8 बाइट्स जो है वो हम लोगों ने इन दोनों को प्लस करके इसमें से माइनस कर देनी है। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करके हम लोगों ने इसको मल्टीप्लाई करना है रिकॉर्ड्स इन डिटेल टेबल। सो डिटेल टेबल में हमारे पास जो जितने रिकॉर्ड्स हैं वो हम लोगों ने ऐड कर देने हैं। सो गाइस वो जो है वो 30 मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। सो इसके बाद इन दोनों को प्लस किया, हमारे पास आ गया 80 माइनस 8, उसके बाद इसको मल्टीप्लाई किया 30 के साथ। सो 80 माइनस 8 आ गया हमारे पास 72, इसको मल्टीप्लाई किया 32 के साथ। सो 32 ये वाला था। सो गाइस 80 में से 8 निकाले 72 आ गए। इसको हम लोगों ने अगर गलती से जो है उसे 32 लिखा गया था, हम लोगों ने क्या करना है कि 30 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये MB में आ जाएगी 2160 MB। अगर हम लोग इसे GB में कन्वर्ट करें तो ये हमारे पास आएगा 2.160। सो गाइस जो रिजल्टेंट टेबल का साइज़ होगा GB में वो आएगा हमारे पास 2.16, इसके साथ GB हम लोगों ने जो है वो लिख देना है। सो गाइस यहाँ पे हमारा जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर भी कंप्लीट हो जाता है। आई होप कि आप लोगों को इसका जो है वो कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि बेसिकली कौन सा फार्मूला कैसे यूज़ करना है। सो गाइस अगर आप लोगों की वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट सेक्शन में जाके बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी है। इसके अलावा असाइनमेंट के रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो वो भी ज़रूर पूछिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।